गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए, अपन ने बहुत सारे प्रतिरोध पर परिणाम प्रतिरोध निकालने के लिए प्रश्न किए। आज भी हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन काम वही करना है, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 23 हम कर चुके थे, 24वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ये स्पेशल टाइप करते कैसे, उसको पहले सीखना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से सुनना। सिर्फ दिमाग लगा के ही हमने एक नई विधि ईजाद की है, और ये नाम है, पहले हेडिंग डालेंगे, सममित परिपथों या सममित परिपथ, इतना सा लिख लो, सिमेट्रिक सर्किट्स। और सिमेट्रिक सर्किट क्या होते हैं? एकदम मिरर इमेज जैसे। करना क्या है वो सीखो तुम। ये आपको कोई ना तो बोर्ड में पूछेगा, कोई कहीं कुछ नहीं पूछने वाला है, परंतु इसका उपयोग कैसे करना है वो नीट में ज़रूर आता है। इसलिए देखो ध्यान से कि उदाहरण समझते डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 से, कि वही परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। RAB कितना होगा वही ज्ञात करना आपको, ठीक है। परंतु इस बार कुछ इस प्रकार से सर्किट दिया, ध्यान से सुनना, कि प्रत्येक प्रतिरोध R है और इस प्रकार से सर्किट है। ध्यान से देखना, ये बिंदु है आपका A बिंदु, और बिंदु A जो है उसके बाद ये R R R और ये वाला R है, और इस प्रकार से ये बिंदु B है, ये R है, और यहाँ पे भी एक प्रतिरोध R है। चलिए बच्चों, काफ़ी स्लो बनाया मैंने जानबूझ के, क्योंकि ये एक स्पेशल तरीका है जहाँ आप देखोगे कि ये तो अलग ही दिख रहा है आपको। यहाँ आपको किसको क्या श्रेणी क्रम में लो, ये इसके साथ समांतर क्रम में लो, या फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में लो, या फिर इसके साथ समांतर क्रम में लो, इसके साथ श्रेणी क्रम में लो। बहुत ही उलझा सर्किट है ये। तो इस उलझे सर्किट को सुलझाने का तरीका है, ये सममित है या नहीं। ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने बाबा, तब आपको पता पड़ेगा कि आपको इसे सॉल्यूशन का अलग डायग्राम बनाना। ध्यान से सुनना, आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग अलोंग ये दिखेगा कि लेफ्ट साइड में जैसा सर्किट है वैसा वैसा राइट हैंड साइड में भी है। ध्यान से सुनना, सिर्फ चित्र बनाने से काम नहीं चलता है। अगर यहाँ पे मैं 2R और 3R कर दूं तो फिर ये सममित नहीं कहलाएगा, क्योंकि इधर तो R R R है और उधर 2R 3R R है। तो ये सममित का मतलब ये प्रतिरोध वगैरह वगैरह सब सेम होना चाहिए। अगर ये 2R है तो फिर ये 2R नहीं, ये 2R है तो इसके हिसाब से यहाँ 2R होना चाहिए। इस प्रकार से सममितता आनी चाहिए। तो सममितता का सिद्धांत क्या, ध्यान से सुनना, कि माना कि इसमें से धारा आ रही है I, कुल धारा कितनी आ रही है I। सुनना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो मान लो ये धारा एक तरफ बढ़ जाती है, एक तरफ बढ़ती है I1 और एक तरफ बढ़ जाती है I2। तो सममितता के हिसाब से जिस तरीके से धारा बटेगी उसी तरीके से धारा वापस सिमटेगी। यानी कि अगर वापस से परिणाम में धारा I लानी है तो डेफिनेटली इसमें से I2 आनी चाहिए और इधर से I1 ही आनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धारा बांटने का जो प्रारूप इस तरफ है, सममितता के सिद्धांत से धारा कलेक्ट करने का प्रारूप भी यही होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये चीज़ तुम अच्छे से नोट कर लो। इसका कोई अलग से परिभाषा सिद्धांत कुछ नहीं है, बस सीधा सा ये है कि जिस प्रकार से धारा बटेगी उसी प्रकार से धारा वापस इकट्ठा होगी। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से धारा I2I और I2 ही जा रही है, इसका मतलब धारा ना तो I2 में से थोड़ा सा भी अंश उधर गया है, ना अंश इधर गया है, ना अंश उधर से इधर मिक्स हुआ है। मिक्स होता दिया धारा I2 से थोड़ा बढ़ जाती और थोड़ी सी उधर चली जाती तो धारा ये थोड़ी कम पड़ जाती, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर है ही नहीं। तो एक तरीके से भले ये जोड़ रखा है, अगर ये नहीं भी जुड़ा हो ना तो इस परिपथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि हम अब अपनी सुविधा के अनुसार इस परिपथ को यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो आप है ना सॉल्यूशन का अलग डायग्राम बनाना, मैंने पहले बोल दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु को मान लो O बिंदु बोल दूं, इस बिंदु को मान लो P बिंदु बोल दूं, इस बिंदु को मान लो मैं Q बिंदु बोल दूं। तो ये सर्किट अब इस प्रकार से हो गया मेरा R R R R R, ये O बिंदु अलग कर दिया मैंने,
प्यारे बच्चों अब थोड़ा सही लग रहा होगा आपको, कितना आसान बन गया ये। ओहो मैंने स्मॉल आर ले लिया, कैपिटल आर था ना, ठीक है। तो अब क्या टाइम पास करो, अब तो आप सोल्व करो यार जल्दी से, हाँ जल्दी से आर 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 के मान लो। तो ये सोल्व करो भाई। सबसे पहले तो ये हुआ आर और ये है आर और ये है 2r हैं। ये 2r कैसे हुआ सर्किट में, श्रेणी क्रम में, ये पी क्यू आर वाला, पी और क्यू और ओ वाला, ये देखो एक साथ। और फिर ये r के साथ b है, ये b बिंदु है और ये a बिंदु से लाए थे इसको, और a से b सीधा एक 2r और है। अब तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, इसको सोल्व करो जल्दी से। तो 2 और 1r का आंसर आ जाएगा 2 × 1/2 + 1 यानी कि 2/3r। और ये तीनों एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो ऊपर की तरफ तो आ जाएगा। आप अच्छा विधिवत व्यवस्थित लिखना है, मैं यहीं खाली जगह में चिपका रहा हूँ। ये नीचे वाला तो 2r था मेरा, और ये r + r तो हो गया 2r और 2/3, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3r हो जाएगा। परंतु अब ये श्रेणी क्रम में नहीं कि तुम डायरेक्ट जोड़ दो, तो 3 दूनी 6 8 14/3 मत लिख देना। अब तुम्हें फाइनली ऐसा करना पड़ेगा समांतर क्रम में होने की वजह से कि 2r × 8/3r बटा 2r + 8/3r, तो r कॉमन आ गया मेरा। और ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, ऊपर तो 16/3 है, काटना मत 16/3 में से 3 को। और ये 3 दूनी 6 और 8 14, तो 16/14r यानी कि 8/7r। ये आपका आंसर है। क्यों बच्चों, लगा कि नहीं लगा? अल्लाह की स्पेशल क्वेश्चन। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे थे तब तक इसमें हवा ही नहीं लग रही थी कि इसको इधर जोड़ूंगी, इसको ऊपर वाले में जोड़ूंगी, किसके साथ श्रेणी में, किसके साथ समांतर में, समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसको यहाँ से मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति हो गई, फिर ये आराम से हल हो गया। चलिए तो एक काम करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न लेंगे तो ही आपको आगे से आगे आइडिया लगते जाएंगे, आइडिया मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25, ये अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज और सुनना, सिमेट्रिक पर कोई क्रॉसिंग बिंदु आ रहा है ना, तो वो क्रॉसिंग बिंदु का जो जॉइंट है ना, कोई मतलब नहीं, उस जॉइंट को तोड़ना है। यानी कि एक समांतर वाला अलग चला जाएगा, या एक श्रेणी वाला अलग चला जाएगा, दूसरा श्रेणी वाला अलग जाएगा, और वो आपस में समांतर में रहेंगे, वो टच में है तो वो हटा देंगे। ये चीज़ सीखनी थी अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखेंगे। मैं कौन सा क्वेश्चन दूँ, चलो एक काम करता हूँ, ये देता हूँ। अब मैं प्रतिरोध के लिए R जो है ना, वो ऐसे यूं करके नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं। तो ये A है, ये B है, ये R 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 है, और ये भी R R R R R R है। पढ़ाओ, चलो फटाफट करो इसको सोल्व। वीडियो पॉज करो फटाफट और सोल्व करके बताओ मेरे को। सिमेट्री दिख रही। पहली बात तो ये मर्जी से नहीं काटना है, पहले सिमेट्री चेक करना है, वास्तव में है भी या फिर मैं कोई भी दूसरा प्रश्न देके उल्लू बना रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। ढंग से देख लेना पहले, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो कि ये षडभुज है और ये सम षडभुज है, और यहाँ से ये सिमेट्रिक है। तो ये जो बिंदु है, इसमें ये वाला श्रेणी अलग हो जाएगा, ये वाला श्रेणी अलग हो जाएगा, वो वाला श्रेणी अलग हो जाएगा, और तीनों आपस में समांतर हो जाएंगे। इनका टच है ही नहीं, इनका मिलन है ही नहीं। तो मैं डायरेक्ट इसको चिपकाने का, रे बाबा उसका डबल भाई दे दिया है, जुड़वा भाई। पिछले वाले में यहाँ इतना सा किया था सिंपल, अब थोड़ा डबल ले लिया, और कुछ नहीं है। हाँ भाई, तो आर 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 याद आया। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ इसको। बीच वाला हो गया 2r, क्या बोलते हो तुम? ऊपर वाला ये 2r और r मिलके 2/3r हुआ था, और ये सब मिलके 8/3r हुआ था। याद करो, भूल तो नहीं गए हो? देख लो पिछली बार। अपन क्या इसको थोड़ा सिंपल करेला है। अरे भाई, इस वाले पूरे को जब हल किया था, कैसे किया था पिछले प्रश्न में, देख लो। क्यों टाइम पास करते हो? नाउ अब ये 3 आ गया, तो 3 आए तो एक ही बार में सोल्व मत करो, पहले इन दोनों को ध्यान से देखो।
8/3r अपॉन प्लस 8/3r, तो x प्लस x बटा 2 होता है। तो ये क्या हो गया, ये तो 2r बच गया, लेकिन ये पूरा दोनों मिलके क्या हो गया 4/3r। काय को रे भाई, x और x मिलके x बटा 2, तो 8/3r बराबर 8/3r बटा 2 यानी कि 4/3r। 8 8 4 यूँ समझ लो यार, बस खत्म बात। हाँ भाई, तो अब कितना हुआ, अब इनको जोड़ने का नहीं है, समांतर क्रम में तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लगाने का 2r इंटू 4/3 अपॉन 2 प्लस 4/3, तो ये हो गया 8/6 और 4 10 ऑफ r, सॉरी स्मॉल r। तो क्या हो गया रे ये 4/5r। क्या बोलते हो, चीज़ समझ में आ रही क्या, पक्का श्योर? तो अगला प्रश्न आप खुद करेंगे, हाँ बिल्कुल भी मेरे पे नहीं डालोगे, मैं बोलूँ ही नहीं, चुप हो जाऊँ? हाँ सर आप बोलते बहुत, चुप हो जाओ आप, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ आप, परमानेंट। हाँ क्या बोल रहे हो तुम, मेरे पीछे बुराइयाँ कर रहे हो मेरी? चलो चलो चलो, तो अब मैं ले लेता हूँ आपको एक बढ़िया सा गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा प्रश्न आपके लिए। ये लीजिए, आर 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 सॉरी सॉरी, कौन याद कर रहा है मुझे? पानी, हिचकी आती है तो मैं समझ जाता हूँ प्यास लग रही है, अब कोई याद नहीं करता मुझे। क्वेश्चन सोल्व करो, हंसो मत, वीडियो पॉज करके जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। ये पॉइंट यहाँ से कटने वाला है क्योंकि सिमेट्री यहाँ है, ये सिमेट्री वाला बिंदु यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट कटेगा तो ऊपर आएगा रे बाबा। बिल्कुल वैसा का वैसा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, देखो देखो देखो, जैसे ही हटेगा तो यहाँ RR और RR 4 का ग्रुप है, ये ऊपर भी 4 का ग्रुप है। लो भैया, आपको पता है ये RR मिलके R होता है, ऐसा मैंने सिखा रखा है, याद है कि भूल गए? 2R श्रेणी में आ जाए और 2R समांतर में आ जाए तो इसका आंसर R ही होता है। क्यों? क्योंकि RR 2R RR 2R 2R और 2R फिर से R, समांतर क्रम में होने की वजह से। तो ये R हुआ तो R 3R तो ऊपर, R 3R नीचे, तो 3R एंड 3R होके मिलकर हो जाएगा 1.5R। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट निपटाया क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं आया है तो थोड़ी मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है, अब ले लेते हैं अपन 27। पक्का? अरे श्योर, अरे श्योर। ए बिंदुआ बी बिंदुआ यहाँ है रे, आर 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 कर सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो इसको। मैं बोल नहीं रहा हूँ, चुप, तुम जानो, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। हाँ, ये मेरी एक स्पेशल सुविधा है। हा 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 हा।
टू आर मिलके क्या हुआ आर, और ये आर और है तो ये r/2 हो जाएगा। ओके, नहीं समझ में आ रहा है क्या? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे ही रो रहे होंगे। कुछ नहीं किया, इन दोनों को r और r 2r कर दिया, इन दोनों को r 2r कर दिया, ये r और ये r बच गया, ये r और r बच गया, फिर a b, और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट 2r, ये डायरेक्ट 2r आ गया। अब तो क्लियर है ना? अब ये 2r मिलके कितना होगा समांतर क्रम में r, फिर जो r आया उसके साथ ये r मिलके कितना हो गया r/2, तो ये r/2 इसके साइड में r और नीचे 2r, तो ये r और ये r/2 सब के सब श्रेणी क्रम में है, तो 1 और 2 और आधा 2.5 हो गया, यानी 5/2r तो आया ऊपर और 2r आया नीचे। तो ab का मान कितना हो गया फाइनल 5/2 इंटू 2/5/2 प्लस 2। अब यहाँ आज प्रश्न आया है जो मैं कल समझा रहा था कि गलती से भी इन 5 के 2 और 2 को मत काटना, उसका फायदा नहीं, उल्टा कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि इसको ऐसे लिखो 5 दूनी 10/2 लिखो ऐसे। और मैं तो कह रहा हूँ फिर लिखना भी मत, अभी सीख लो ये चीज़। ये 2 है ना, इसके 2 से कटेगा, इसका लघुत्तम आया 2 और 2 दूनी 4 और 5 मिलके हो गया 9/2, तो ये 2 से 2 उड़ जाएगा, इसलिए इस 2 को नहीं काटा जाता। और फाइनल आंसर हो जाएगा 10/9। चीज़ समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है या बोर हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो एक धांसू प्रश्न दूंगा मैं, रुको तुम, अभी दूंगा थोड़ी देर बाद। प्रश्न कितने 27 हो गए, 30 प्रश्न कर ले या 2 और कर लेते, काफ़ी है यार। एक काम करो, ये प्रश्न करके दिखाओ, ये करके दिखाओ जल्दी से। आर 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 हाँ आर 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 ए आर नहीं ए आर 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 बी, ये सोल्व करके दिखाओ तो जाने भाई साहब आपको। हाँ, बोलो बोलो बोलो। चलो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिमेट्री होने की वजह से धारा मान लो आई जिसमें से I1 I2 I3 गई, तो डेफिनेटली इधर से I1 I2 I3 आने वाली है। तो जब यहाँ से I1 आ रही है ना, सीखो समझो, मान लो इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, प्रश्न का डायग्राम अलग, उत्तर का अलग, इधर से I3 जा रही है, तो सिमेट्री होने की वजह से धारा I के 3 भाग ऐसे हुए, तो धारा I वापस कलेक्ट भी ऐसे होगी, इधर से I1, इधर से I2, इधर से I3। इसका मतलब I1 यहाँ से आई तो I1 सीधी आ गई, I1 में से थोड़ा सा भी भाग इधर गया नहीं ना, बिल्कुल नहीं गया, इसका मतलब ये फालतू है, इसको हटा सकते हैं। ये मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ I1 I2 I3 के माध्यम से, इसलिए बता रहा हूँ कि आप सिमेट्री लाओगे लेकिन आप भूल जाओगे कि अलग किसको करना है। देखना कि सिमेट्री तो आप यहाँ से लिया है, परंतु जिस प्रकार से पहले ऊपर से आ रहा था ऐसे और एक जा रहा था सीधा इसके टच में था, इस टच वाले को आपने अलग कर दिया। अब टच में ऐसे नहीं होके, टच में बीच में कोई ऐसे है, ये ऐसे और ऐसे टच में है, ऐसे ऊपर से सर्किट आ रहा है जा रहा है और इसके बीच में लिंक है। तो पहले सिंपल टच में था तो उसको हटा दिया, अब भले इसके प्रतिरोध के साथ में टच है तो क्या हुआ, इसको पूरा हटा देंगे तो ये प्रतिरोध तो उड़ जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनना, जब ये इसके टच में है, इसके टच में है, ये नीचे वाले के टच में ऊपर वाला है, तो अपन इसको अलग कर देते थे, अलग करते ये प्रतिरोध हट जाएगा बेचारा, और ये भी हट जाएगा। ओह माय गॉड, अब कितना आसान हो गया, ये R एंड R हो गया, ये R के बाद 4R और फिर ये R और फिर से ये R एंड R हो गया, ये A एंड B हो गया। ओके, अब बताए R R R R मिलके R होता है, याद आया? तो ये तीनों मिलके R हुआ और R एंड R यहाँ लिख दो साइड में R, तो 3R तो बीच में, 2R यहाँ। ओहो, ये चारों भी तो R R R R मिलके R होगा। शॉर्ट में निपटाना हो तो देख लो 3R और R। ओके,
और शॉर्ट में नहीं देखना हो तो फिर ऐसे लॉन्ग कट भी देख सकते हो कि ये आर और आर तो हो गया 2R ऊपर की तरफ, बीच में हो गया 3R और नीचे भी हो गया तुम्हारा R एंड R 2R हो गया। तो भाई 2R कितना हो गया, R हो गया, और बीच वाला जो है वो 3R हो गया। ऐसे देख लो, लेकिन लास्ट में आंसर लिख लो। क्या आंसर आएगा, 3R इंटू 1R अपॉन 3R प्लस 1R। तो यह आया है 3/4R। क्या रे बाबा, समझ में आ रहा है लाइक नहीं? मज़ा आ रहा है? सिंपल तरीके से अगर अपन सोचते तो ये कभी सॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी तक हमने इस तरह की चीज़ पढ़ी नहीं और इसका कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये एक दिमाग लगाया गया कि धारा इधर जाएगी नहीं तो ये फालतू में रखने का लाभ क्या सर्किट में। जैसे कि 4 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में है बैटरी के साथ, प्रतिरोध परिपथ का परिणामी प्रतिरोध बताओ। आप बोलोगे सर 5 और 9 10 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। एक जना बोला सर 10 ओम कैसे हुआ? सर ये 5 ठीक है, ये 4 ठीक है, और 1 ओम और जोड़ा। 1 ओम कहाँ जोड़ा? वो तो सर मेरे इधर साइड में पड़ा है। अरे ये साइड में जेब में पड़ा है, उससे क्या मतलब? वो परिपथ में है थोड़ी, उसमें धारा थोड़ी ना जा रही है, तो वो परिपथ में नहीं है। अभी ये दिख रहा है कि मैं परिपथ में हूँ, लेकिन ये परिपथ में नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, ये फालतू में पड़ा है, इसमें धारा जा ही नहीं रही, तो ये धारा का विरोध करेगी नहीं। धारा इसको पूछेगी नहीं कि मैं तेरे अंदर आ रही हूँ, आऊँ क्या? ये विरोध कैसे करेगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि इनको हटा दिया, फिर सर्किट सिंपल वाला सर्किट बन गया और फिर आसानी से कर लिया। एक लास्ट प्रश्न और दे रहा हूँ और उसका मैं चाहूँगा कि मैं केवल आंसर लिखूँगा, बाकी आप उसको खुद सोल्व करेंगे। ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है और उसका सॉल्यूशन आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ग्रुप बना रखा ना, उसमें डाल देना और ग्रुप में सॉल्यूशन डालना है आपको। अगर आपका वही आंसर आ जाता है तो गलत सॉल्यूशन मत डालना, मैं आंसर पहले बता दूंगा। हालांकि अगर आपका सही आंसर आए तो ही डालना है, और एक जना सॉल्यूशन डाल दो, उसके बाद क्रॉस चेक कर लेना आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है? R R R R B A R R R R R R R R सॉरी, सो सॉरी। आर भी ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करो, बैठे किस लिए हो तुम? यू हैव टू कैलकुलेट। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। और हाँ, मैं तो इसका आंसर बताने वाला था ना, तो इसका आंसर है इसका 2/3R। ये इसका आंसर है। देख लेना आपका आ रहा कि नहीं आ रहा है। अच्छा, बार बार सोल्व करने पे मान लो आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है और आपने देख लिया कि हम में पूरा विश्वास है, तो आप ग्रुप में डालो उसको कि भाई मेरा तो ये आ रहा है, मुझे लग रहा है वो सही है। मेरी तो आदत ही है गलत करवाने की है तो देख लेना आपका क्या आंसर आ रहा है और ग्रुप में डाल देना। तो बच्चों, इस प्रकार से अपन ने 29 प्रश्न तो ये किए। अब मैं कुछ बहुत ही स्पेशल बताने वाला हूँ, और हालांकि वो पूरा डेरिवेशन से भी आ सकता है, बट मैं डेरिवेशन से नहीं, मैं आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट बताने वाला हूँ। इसलिए लिखेंगे some important results, some very important results। दो तीन रिजल्ट याद रखो। यदि एक घन कंकाल प्रतिरोध हो, ये क्या सर, कौन सा कंकाल है ये? ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। एक गन है, आराम आराम से इसका चित्र बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं करने का। आराम आराम से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी में तुम एक घटिया सा चित्र बनाओगे, मुझे पता है, और फिर मेरी डांट सुनोगे। इसलिए आराम आराम से बनाओ, वीडियो को आराम से देखते जाओ और फिर बनाओ।
देख लो, एक गन है, क्यूबिकल बॉक्स, लेकिन ये कंकाल वाला है। कंकाल वाला मतलब कोई एक ठोस वस्तु नहीं है, चौक के डिब्बे की तरह डिब्बा नहीं है, केवल एक प्रतिरोध तार यहाँ, एक तार यहाँ, एक तार यहाँ, खोखला, ये पूरा वायर है। अगर मैं हाथ डालूंगा तो आर पार चला जाएगा मेरा हाथ, चारों तरफ से ऊपर नीचे। केवल ये डंडा है तार का, ये तार का डंडा है, तार का डंडा है, केवल तार आपस में जुड़े हुए हैं। और ये बिंदु में मार्क कर देता हूँ ए, ये बिंदु में मार्क कर देता हूँ बी, ये बिंदु में मार्क कर देता हूँ सी, और ये बिंदु में मार्क कर देता हूँ डी। तो अगर नंबर 1 मुख्य विकर्ण, गन का मुख्य विकर्ण कौन सा होता है पता है ना? कमरे के बेसमेंट के किसी कोने से लेकर, बेसमेंट के सामने वाले कोने में नहीं, सामने वाले कोने के जस्ट ऊपर की तरफ, छत के उस विपरीत कोने में जो बड़ा सा विकर्ण आया है वो मुख्य विकर्ण। गन के मुख्य विकर्ण के परितः परिणामी प्रतिरोध, लो भाई अब समझ में आया? अगर ऐसे प्रतिरोध जुड़े हों, और ध्यान से सुनना, सारे प्रतिरोध आर हैं, लो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल जुड़े हुए हैं, जिसमें हवा ही नहीं लगे कौन किसके साथ कैसे क्या व्यवहार है, कैसे क्या जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ध्यान से सुनना, ए से बी तक, यानी कि मुख्य विकर्ण के परितः प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, RAB, ये होता है 5/6R। फिर दूसरा, किसी भी फलक के विकर्ण, अब 6 फलक होते हैं, यानी कि इसमें तो RAB लिख दिया मैंने, A से B। अब मैं चाहूँ ना तो RA से C लिख सकता हूँ, RA से C लिख सकता हूँ। इस पर्टिकुलर दीवार का विकर्ण है ये, ठीक है? तो किसी फलक के विकर्ण के परितः तुल्य प्रतिरोध, यानी कि RAC, ये होता है बच्चों 3/4R। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखने का है, मेरे को भी याद नहीं होता, ये भूल जाता हूँ मैं बार बार, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम देना ही नहीं, मैं निश्चिंत हूँ, भूल जाऊँगा तो लिख के ले आऊँगा, पर तुम्हें ये याद रखने पड़ेंगे। अब ये तुम्हारी परेशानी, तुम इसको कैसे याद रखते हो। और लास्ट में है, किसी भी भुजा के परितः, गन की कोई भी भुजा है, 12 भुजाएं हैं, 6 फलक है तो 6 विकर्ण हो गए फलक वाले, और 3 मुख्य विकर्ण हो सकते हैं। किसी भी भुजा के परितः परिणामी प्रतिरोध, तो भुजा मतलब, ध्यान से देखो, भुजा मतलब या तो A से D ले लो, या C से D ले लो, ये भी भुजा है, या B से C ले लो, तो RAD या RDC। अच्छा, इसमें भी देख सकते हो, D से B भी एक फलक का विकर्ण है, इधर वाली दीवार है उसका विकर्ण है, चाहो तो RDB भी लिख सकते हो या BD भी लिख सकते हो, फलक वाले विकर्ण में। और RDC हो गया, या फिर RBC हो गया, RBC हो गया, ये पूरा होता है 7/12R। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है मैंने उल्टा लिखवा दिया है, फंस गया मैं फिर से, हैं, क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। मुख्य विकर्ण के लिए 5/6R ठीक है, भुजा के लिए 7/12R ठीक है। अब सुनना, अब एक तरीका और है मेरे पास थोड़ा सा आपको याद रखवाने का, कि जैसे कि अभी मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये भुजा के लिए था कि ये मुख्य विकर्ण के लिए था, उल्टा पुल्टा है ना। तो मैंने एक तरीका अभी भी सोचा है कि ये काम करो, इसके मान निकालो। तो ये 50 में 6 का भाग दूँ, सॉरी 5 में 6 का भाग दूँ तो 8 छक्के 48, सॉरी 0.8 छक्के 48, समझ रहे हो ना, लगभग 8 जा रहा नहीं जा रहा है, 48 होते तो 50 है तो थोड़ा और ज़्यादा, 8 3 और आएगा, और बोलो। और ये करोगे तो यह आया 0.75R, और ये करोगे
तो बाहर छक्के बोईतर अभी 6 भी नहीं है, पर लगभग मैं बाहर छंग बोईतर ले लेता हूँ। तो भुजा सबसे छोटी है तो उसका पॉइंट 6R यानी कि 7/12। फिर फलक का विकर्ण थोड़ा बड़ा है तो ये पॉइंट 75R, और सबसे बड़ा विकर्ण मुख्य विकर्ण है तो ये पॉइंट 83R। इस प्रकार से ये याद रख सकते हो। ये जस्ट एक तरीका मैंने अभी सोचा है, बाकी और भी आपके हिसाब से देख सकते हो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो ये तो हुआ प्रतिरोध के लिए। ऐसा अगर आप मेरे को पूछो, अरे सर यार एक बात बताओ, आपने कितना बड़ा धोखा किया, जो परिणामी प्रतिरोध है वैसे परिणामी धारिता भी तो होती थी, उसके लिए तो आपने कुछ बोला ही नहीं। हाँ नहीं बताओ उसके लिए क्या, उसके लिए भी तो कुछ बातचीत होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए बच्चों। और वो बातचीत क्या है मैं अभी आपको सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में नंबर 2 लिखेंगे, संधारित्रों के लिए आंसर व्युत्क्रम होगा, अर्थात मुख्य विकर्ण हेतु नंबर 1 CAB जो आता है वो पहले आया था यहाँ पे 5/6R, तो उल्टा हो जाएगा 6/5C। अगर वो RR प्रतिरोध की बजाय CC धारिता के संधारित्र जुड़े हुए हों तो। और दूसरा था अपना मुख्य विकर्ण हेतु नंबर 1, नंबर 2 क्या था रे, फलक के विकर्ण हेतु। पूरा लिखना आप लोग, फलक के विकर्ण हेतु, तो वो CAC था। और ये हो जाता है आपके पास, अच्छा CDB भी यही था, और ये हो जाता है आपके पास 4/3C। और तीसरा बच्चा आपके पास भुजा, किसी भी एक भुजा के परितः, तो वो जैसे भुजा AD हो गई या भुजा DC हो गई, या पिछले वाला चित्र की बात कर रहा हूँ मैं। ये मत सोचना कि कोई नया चित्र दे दिया जिसमें A बिंदु और D बिंदु जस्ट विपरीत दे दिया तो वो मुख्य विकर्ण कहलाएगा। फिर ये इस चित्र के हिसाब से चाहे आपका C एंड B हो गया, इन सब के लिए 12/7C हो जाएगा। तो ये यहाँ मुझे बताना इसलिए अच्छा लगा कि दोनों एक साथ हो जाएंगे तो बढ़िया याद रहेंगे एक साथ, है ना, तो मैंने यहाँ बता दिया है। चलिए बच्चों, तो अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा आगे, कुछ और प्रश्न भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छे प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न ले लेते हैं ना, ठीक है। चलिए कितने 29 प्रश्न हो गए ना। मैं प्रश्नों की संख्या फिर से 1 इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि अभी अपना सिंगल टॉपिक, मेन टॉपिक वही चल रहा है, परिणामी प्रतिरोध की गणना करनी। सो क्वेश्चन नंबर 30, परिपथ का परिणामी प्रतिरोध बताओ। परिपथ में R नेट कितना होगा जो बताओ। ध्यान से सुनने का रे, और ध्यान से देखने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे गधे बच्चे हैं जिसकी हद नहीं। मैंने कहाँ से जोड़ रखा है वो कहाँ से जोड़ देते हैं। चलो मैं कंकाल नहीं बनाता हूँ, एक तरफ से दिख रहा है वो बता रहा हूँ, इसके अंदर वाला पारदर्शी नहीं बना रहा हूँ। गन को ध्यान से देखो, ये वाली लाइन मत बनाना, ये 3 लाइन मत बनाना, ये और ये बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि कांच का बॉक्स है पारदर्शी, जो पीछे नीचे जमीन और पीछे की दीवार तक दिख रही है। और अगर ये नहीं बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये ठोस हो टाइप। अब ये सब मेरे को जानबूझ के ऐसा करना पड़ रहा है। हाँ एक काम कर सकते ना, इनको तो बना दो सॉलिड लाइन और उनको बना दो डैश लाइन। हाँ ठीक है बना दो। डैश लाइन यहाँ से लाओ, डैश लाइन यहाँ से लाओ, और डैश लाइन यहाँ से लाओ। अब देखो गन दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है। चलो अब एक परिपथ का बिंदु शुरुआत यहाँ से है, अपनी 20 वोल्ट की बैटरी है कुछ भी, और दूसरा जो शुरुआत है वो यहाँ से है। बता सकते हो ये कौन से बिंदु है? इस आगे वाली दीवार के फलक का विकर्ण वाला बिंदु है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये हो गया ए बी। अरे यार ए बी का मतलब आप वापस से वो नहीं समझ जाओ यार गलती से। मेरी बात सुनो बच्चों, हमेशा ए बी का मतलब मुख्य विकर्ण नहीं होता है। वो तो उस चित्र में मैंने मुख्य विकर्ण ले लिया। मान लो अगर मैं ए बी यहाँ ए और यहाँ बी ले लूँ तो ये तो फिर भुजा हुई ना,
हाँ, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है यार प्लीज़, ठीक है। तो मैं ए बी लिख रहा हूँ, यूं मत सोच लेना वो मुख्य विकर्ण है, ये एक फलक का विकर्ण है। अच्छा ठीक है, अब ज़रा देखो तो, देखो देखो देखो, ज़रा देखो इसे। पी क्यू, और आप चाहो तो डैश डैश बना सकते हो ऐसे। हा, ये जो सर्किट है इसमें ये आर 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 12 तरह के आर ये जुड़े हुए हैं, फिर ये आर नहीं है, ये आर 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 12 तरीके के आर जुड़े हुए हैं, और फिर ये सर्किट। आपको परिणाम प्रतिरोध बताना, तो ध्यान से सुनना। क्या मैं इसका सर्किट का ऐसा बना सकता हूँ डायग्राम? एक प्रतिरोध तो इस पूरे घन का आर ए बी है, और एक इस पूरे घन का आर पी क्यू है, और प्रश्न में दे दिया गया है कि प्रत्येक का प्रतिरोध, ये प्रश्न में लिख रहा हूं, प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो ध्यान से सुनना, आर ए बी फलक है घन का, क्या है? फलक। अच्छा, एक रोचक बनाने का एक तरीका और है, सुनना। प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध आर है, प्रथम घन का, और द्वितीय घन की प्रत्येक भुजा का 2r की है। यानी कि इसमें तो सारे प्रतिरोध r r r r आदि के हैं, इसमें 2r 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 के हैं, सारे हैं। मैं सारा बना नहीं रहा हूं, यूं मत कहना इनका जीरो है क्या, नहीं। तो ए बी जो है वो फलक का विकर्ण है। फलक के विकर्ण के हिसाब से आर ए बी जो आएगा, वो कितना आएगा भाई? फलक के लिए कितना था भाई? 3/4 ऑफ आर, तो ये तो हो गया 3/4 आर। और आर पी क्यू की बात करूं मैं, तो P यहाँ है इस फलक पे और Q नीचे है, लेकिन वो भी पीछे वाले फलक पे। ध्यान से देखो, ये मुख्य विकर्ण है, तो PQ जो है वो मुख्य विकर्ण है। अब किसी को अगर ये मुख्य विकर्ण नहीं दिख रहा है, उसकी आंखों का इलाज वो करवाए यार, कि उसको इतना सा कल्पना शक्ति नहीं उसमें। तो मुख्य विकर्ण के लिए RPQ जो आएगा वो होता है 5/6, बट बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऑफ आर नहीं, ऑफ 2r। वाई 2r? क्योंकि एक एक भुजा का प्रतिरोध r नहीं, 2r है, इसलिए 2r लिखा। तो ये 5/3r हो जाएगा। क्या बोलते हो? तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अतः r नेट बराबर आर ए बी प्लस आर पी क्यू, यानी दोनों श्रेणी क्रम में ना, इस वजह से। ओके, आर ए बी प्लस आर पी क्यू, एंड दैट इज 3/4 प्लस 5/3 ऑफ आर कॉमन ले लिया है, 12 आ गया लघुत्तम, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 के 20 हो जाएगा, तो 29/12 आर। ये आपका आंसर है। क्यों बच्चों, अच्छा लग रहा है? तो ऐसे प्रश्न आपके ये एम्स लेवल के हैं, लेकिन है बड़े आसान। थोड़ी बातें ध्यान रखनी होती है, थोड़ा सा चित्र वित्र याद रखना होता है। क्यों, एक प्रश्न और दे दूं ऐसे? हाँ बच्चों, दे दूं क्या? दे दो सर, आप भी अपनी इच्छा पूर्ति करो। अलग अलग प्रश्न देके हमें रुलाना क्या है इसमें? प्रश्न तो देना ही पड़ेगा। तो प्रश्न है वही वापस से 31वां, परिपथ में आर नेट ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करना है देख लेंगे ध्यान से। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आपको ज्ञात करना है सारे प्रतिरोध भुजाओं वाले आर हैं। आप पहले खुद वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने अंदर वाला नहीं बनाया जालक, और आप चाहो
अगर आपको सूटेबल लग रहा है तो आप बना सकते हो, अगर आपको और कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मत बनाना। ध्यान से सुनना, वही बात बोल दी मैंने। फलक 1 के लिए तो ए बी हो गया ये, फलक 2 के लिए एक्स वाई हो गया मान लो ये। तो 2 प्रतिरोध हो गए, एक तो आर ए बी हो गया और आर एक्स वाई हो गया। और बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि आर ए बी जो है वो भुजा वाला, ये तो साफ साफ दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से घुसा और यहीं से निकल गया, यानी ये भुजा के साथ है। तो भुजा के लिए होता है क्या होता है 7/12 आर। एंड जो ये भुजा लिख देना साइड में, और आर एक्स वाई कितना होगा, तो आपको अब दिख रहा है ये यहाँ है, ये जस्ट वाई यहाँ नहीं है तो भुजा नहीं है, जस्ट वाई यहाँ पे भी नहीं है तो इस फलक का विकर्ण नहीं है। जो आगे आगे जो ये दिख रहा है ना, ये इस दीवार का विकर्ण नहीं है, वो वाई पीछे और ऊपर है। पीछे और यहाँ होता तो वो धरातल वाले विकर्ण फलक का विकर्ण होता, और पीछे और ऊपर है, ये आगे और नीचे है, तो मुख्य विकर्ण हुआ। तो मुख्य विकर्ण पे क्या होता है, ये 5/6 आर होता है मुख्य विकर्ण। तो ये क्या हो गया रे भाई, 7/12 आर 5/6 आर मिलके आर नेट का मामला सलटाने का 5/12 प्लस 7/12 प्लस 5/6 आर, तो 12 तो लघुत्तम आएगा 7 और ये 10 हो जाएगा 17/12 आर। ये आपका आंसर है। क्यों बच्चों, ठीक लग रहा है? श्योर। चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अगला प्रश्न आपको सोल्व करना है। और नहीं समझ में आ रहा तो मुझे मैसेज करो। वैसे तो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इनके रिजल्ट लिखवा दिया, तो डायरेक्ट उनके मान ही लिख रहा हूँ, और ज़्यादा इसको परिपथ को सोल्व करने की जरूरत नहीं। बाकी आप सोचो, हर बार परिपथ सोल्व करते हो तो कितना मुश्किल हो जाता है ये। चलिए प्रश्न संख्या 32, परिपथ में आर नेट बताओ। अब थोड़ा मैं और ही भी शानदार तरीके का परिपथ देने वाला हूँ। ध्यान से देखो दोनों डिब्बों को। मान लो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ऊपर तो आया है R1। ध्यान से सुनेंगे, इसका भी वो सिरा इससे जुड़ा है और ये दोनों बैटरी या पॉजिटिव से जुड़े हैं, इसका भी ये सिरा नेगेटिव से जुड़ा है, देखो दोनों का। तो ये दोनों समांतर क्रम में हुए कि नहीं हुए? पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव घुसा, फिर पूरा जालक खत्म होने के बाद यहाँ से निकला, और यहाँ से जब निकला तब किसी दूसरे गन में घुसा, और फिर दूसरे गन से निकल के फिर नेगेटिव में आ रहा था। अभी क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से एक गन में इस तरफ घुस रहा है और एक और तार होते हुए यहाँ से घुस रहा है सीधा दूसरे गन में, तो दोनों में एक साथ घुस रहा है। फिर यहाँ से निकल के इधर आया और यहाँ से भी निकल के इधर आया, और दोनों एक साथ नेगेटिव में आ रहे हैं। तो ये दोनों समांतर क्रम में कहलाएंगे, यानी एक R1 ऊपर की तरफ हो गया और एक R2 नीचे की तरफ हो गया है, और इस प्रकार से बैटरी जुड़ी हुई है। क्या बोलते हो? तो आपको कुछ नहीं करने का। R1 ध्यान से देखो, R1 एक भुजा के परितः है, तो आप लिख दोगे भुजा के लिए क्या था, भुजा के लिए क्या था 7/12 आर भुजा हेतु। एंड R2 जो है वो मुख्य विकर्ण नहीं है। ध्यान से देखो, ऊपर की जो छत है यानी कि एक फलक, उसका विकर्ण है, तो उसके विकर्ण के लिए कितना होता है ये, आई थिंक 3/4 आर। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फलक वाले विकर्ण के लिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया भाई, R1 और R2 है, यानी कि ये तो हुआ है तुम्हारे पास 7/12 आर, और ये हो गया तुम्हारे पास 3/4 आर। तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 करने का, डायरेक्ट नहीं जोड़ने का इस बार, हर बार की तरह ये आपके पास R नेट आएगा। तो ये हो गया 7/12 इंटू 3/4 बटा 7/12 प्लस 3/4, तो 7 या तो हो गया 21, और 12 इंटू 4 को आप गुणा मत करो। मैंने कहा ना तो गुणा करना ना काटना, क्योंकि ये लघुत्तम से कटने वाला है, और 12 और 4 का लघुत्तम इत्तेफाक से 12 ही आया, कोई बात नहीं। तो 12 का तो ये रह गया 7 प्लस 4 तिया 12, 3 तिया हो जाएगा 9। अब ध्यान से देखोगे, अब केवल 12 से 12 कट रहा है, कोई बात नहीं, एक चीज़ तो कट गई, 4 जरूर बच गया है अपॉन में। तो ध्यान से देखना, ये 21 तो ऊपर है ही,
4 नीचे है ही, और ये इसके 4 के साथ में 9 और 7 कितना हो गया 16। तो आंसर आ जाएगा आर नेट का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 21/64 आर, दैट इज द फाइनल आंसर। क्या बोलते हो, चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से, पक्का? तो अब मैं पक गया हूँ पूरी तरीके से, 32 प्रश्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ एक लास्ट प्रश्न और ले लेता हूँ और फिर ये फाइल निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको पूछा गया ए और बी के मध्य परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको ए और बी के मध्य परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? अरे भाई सर्किट तो बताओ पहले कि ए कहाँ है और बी कहाँ है। बिल्कुल बता रहे हैं, उतावले मत होइए, थोड़ा सब्र रखिए। इस प्रकार से आपको सर्किट परोसा गया है। समस्त लिंकेज के प्रतिरोध आर हैं। बहुत ध्यान से बनाएंगे, मेरे को पता है गलत करने वाले, और रुक जाओ 2 मिनट के लिए। ये ए बी वाली लाइन नहीं है, बाकी सब पूरा गन है। गन में से ये भी हटा दिया, यूँ समझ लीजिए। ये आर 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 लाओ, आर ए बी लाओ। कैसे लाओगे? तो बड़ा ही रोचक प्रश्न है ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से डायग्राम बनाओ, फिर से डायग्राम बनाओ। और फिर से डायग्राम बनाने से पहले सॉल्यूशन में लिखो, माना कि आर ए बी जो है वो है बराबर एक्स। ये वाला जो आर ए बी है वो है एक्स। इन सब का प्रतिरोध आ रहा है वो एक्स। एंड पहले सॉल्यूशन की फर्स्ट लाइन है, माना कि आर ए बी बराबर है एक्स। एंड अब फिर ये चित्र बनाओ फिर से, और यहां जोड़ दो एक काल्पनिक तार। आर कहीं, तो ये क्या बन गया, गन बन गया कि नहीं, गन बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? तो ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए और बी में से जो ये आर नहीं था और ऊपर वाला गन था उसका आंसर था एक्स, और एक हमने काल्पनिक प्रतिरोध मान लिया था स्मॉल आर। अगर ये जुड़ जाता तो आर ए बी का जो न्यू वैल्यू आती, आर ए बी डैश आता, वो कैसा होता? अगर ये भी होता तो कैसा होता? भुजा वाला आंसर होता। यानी कि आर ए बी का नया मान जो होता वो भुजा वाला आंसर होता। तो भुजा वाला आंसर के लिए मैं पहले से लिख देता हूँ कि आंसर ये आने वाला था। कौन सा भुजा वाला कौन सा होता है? 3/4 आर। प्रत्येक से आया नहीं, आंसर आया एक्स। परंतु जब इस एक्स में ये भुजा जोड़ दी तो अब तो ये आंसर आएगा ना। तो भुजा जोड़ो तो क्या मैं आर प्लस एक्स लिख दूं? ना 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 ना, आर प्लस एक्स नहीं, ये समांतर क्रम है, इसलिए मैं लिखूंगा आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। तो अब आप देखना कि वज्र गुणा करने पर ये पहली बात तो आर से आर कट गया और 4 उधर चला जाएगा, 4x बराबर 3r प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 3r, 4x बराबर 3r प्लस एक्स। तो अगर मैं x उधर भेज दूं तो ये हो गया मेरे पास 4x माइनस, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यार, भुजा, ओ माय गॉड, भुजा के लिए ये नहीं था, भुजा के लिए था 7/12। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा हुआ बी से याद आ गया मुझे। तो 7/12 की वजह से यहाँ 7 होगा और यहाँ 12 होगा, क्योंकि मेरे को पता है x बराबर ये 3x बराबर 3r, यानी कि x बराबर r नहीं आता, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि अगर x बराबर r आता तो सिंपल सी बात है r और r, फिर भुजा वाला आंसर r/2 होना चाहिए था। कुछ न कुछ मुझे ऐसा लगा कि गड़बड़ है, इस वजह से मैंने गड़बड़ हटा दी। तो r इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स बराबर हो गया 7/12r, r से r कट गया, 12x बराबर 7r प्लस एक्स, यानी कि 7r प्लस 7x। नाउ ये 7, अरे यार फिर से कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा है। अच्छा ये 4 नहीं 12 है, ठीक है ठीक है ठीक। अब ये 7x उधर भेजूँ मैं तो 12x माइनस 7x बराबर 7r, ये 7 है, 7r। तो फिलहाल ये 7 में से 12 में से 7 गया तो बचेगा 5x बराबर 7r। तो x का आंसर आ गया 7/5 ऑफ r। दैट इज द फाइनल आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप तुरंत मुझसे संपर्क करें, मुझे मैसेज करें,
फिर मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब ये होता ना आर पूरा घन होता ना तो भुजा वाला आंसर ये आ जाता, परंतु ये है ही नहीं। इसका क्या आंसर आएगा? मान लिया इसका आंसर x आएगा तो वो x आंसर आया। अब हमें पता है कि अगर इस x में एक समांतर क्रम में r और जोड़ें, a से b डायरेक्ट जोड़ें, एक तो वो पूरा बचा हुआ घन और एक केवल एक भुजा, तो ये जोड़ने पर फिर तो बन जाएगी भुजा वाला आंसर। यानी कि जोड़ने पर r इंटू एक्स अपॉन r प्लस एक्स मिलके फिर फाइनल आंसर भुजा वाला यानी कि 7/12 आ रहेगा। तो ये तो है कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसको वज्र गुणा वगैरह पक्षांतर करके फाइनल आंसर ऐसे निकाल लिया। तो बच्चों आज के लिए ये इतना काफ़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि 5-10 मिनट और बच रहे हैं, पर एक टॉपिक ख़त्म हो गया। चलो एटलीस्ट एक काम करते हैं, दूसरे टॉपिक की हेडिंग तो डाल ही देते हैं। अगला टॉपिक है अपना सेल। जी हाँ, आपने नाम सही सुना, सेल। सर सेल का मतलब क्या? इंग्लिश वाले सिखाते हैं सेल का मतलब मोबाइल फ़ोन, हिस्ट्री वाले सिखाते हैं, इतिहास वाले सेल का मतलब जेल, फिर बायोलॉजी वाले सिखाते हैं सेल का मतलब कोशिका, केमिस्ट्री वाले सिखा रहे हैं सेल का मतलब बैटरी, कॉमर्स वाले सिखा रहे हैं सेल यानी कि साड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी है, सेलिंग करना, बेचना। आप क्या? अरे यार इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। वही सेल अपना जो डिवाइस है, केमिस्ट्री वाले जो पढ़ाते हैं वही। सेल क्या है? एक युक्ति है, एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक ऐसी युक्ति क्या करती है? ये युक्ति मतलब यहाँ पे उपाय नहीं है, यहाँ पे डिवाइस है, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। एक और परिभाषा क्या हो सकती है? दूसरे शब्दों में सेल एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में एक समान दर से आवेशों का प्रवाह प्रदान करे, यानी कि आवेशों को प्रवाह का जो ये दाता है, जो काम कर रहा है, यस मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, वो आपका सेल है। यानी धारा का प्रवाह करे, सिंपल सी बात है। किसमें प्रवाह प्रदान करे? परिपथ में वो सेल है। समझ में आ गई? सेल के दो प्रकार होते हैं। सेल के प्रकार दो प्रकार हैं। नंबर 1 प्राथमिक सेल, ये शायद आपने 8वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, है ना, प्राइमरी। और दूसरा है द्वितीयक सेल। तो ये दो प्रकार किस किस टाइप के होते हैं, डिटेल इनकी अपन कल पढ़ेंगे। आज जस्ट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि मेरे को भी थोड़ा शांति मिले। चलिए, थैंक यू।